बना रहे हैं हम एटम का एक ड्राइंग बना रहे हैं, ठीक है। एटम का देखो, ये है सबसे पहले तुम्हारा न्यूक्लियस, ठीक है। और ये है इसका सब सेल, मतलब सेल सब है, ठीक। देखो ये इसका सेल है। तो हुआ क्या कि जो भी हम लोग मैटर देखते हैं ना, जो भी मैटर, मतलब सबसे पहले एक वर्ड आया था मैटर, ठीक है। सबसे पहले एक वर्ड आया था मैटर। तो मैटर मतलब क्या होता था? कोई भी ऐसा चीज, कोई भी ऐसा चीज जिसका कुछ मास होगा, ठीक है मास। और बताओ क्या होता था इसका डेफिनेशन? मैटर किसको बोलते थे? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई मास, विच ऑक्यूपाई स्पेस क्लास 9 एंड का हैव, हो रहा है that has mass and occupies space. हाँ, हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है, ऑक्यूपाई स्पेस। तो ये चीज साइंस के लिए नया था, लेकिन जो इंडियंस ऋषि मुनिज है, ठीक है, जो योगीज लोग थे, वो लोग ऑलरेडी ये सब मैटर को डिफाइन करके रखे थे। मैटर को क्या बोलते थे? पदार्थ बोल रहे थे, ठीक है। 9 क्लास के बुक में हम लोग पढ़े थे कि मैटर को पदार्थ बोलते थे, पदार्थ। और इसके बाद फिर अणु, अणु वर्ड का यूज हुआ था, ठीक है, अणु। और फिर परमाणु वर्ड का यूज हुआ था, ठीक है। अणु और परमाणु वर्ड का यूज किया गया था उस टाइम पे। तो अणु मतलब क्या हो रहा था? मॉलिक्यूल, ठीक है। अणु मतलब क्या हो रहा था? मॉलिक्यूल। और परम अणु मतलब क्या हो रहा था? परमाणु जिसको बोल रहे हैं, उसका मतलब हो रहा था तुम्हारा एटम, ठीक है। मतलब कि जो भी चीज तुम देख पा रहे हो इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में, तुम जो भी कुछ देख पा रहे हो, सब क्या कैसे बना हुआ है? सब एटम से बना हुआ है, ठीक है। हर कुछ एटम से बना हुआ है। मतलब कि मान लो यदि तुमको कृष्ण भगवान के जैसा, जब महाभारत हो रहा था, वहां पे तुमको यदि मान लो संजय के जैसा दिव्य दृष्टि मिल जाए, वहां पे संजय को दिव्य दृष्टि मिला था, जो कि अपना वहां पे बैठे बैठे पूरा जो कुरुक्षेत्र था वहां को वो देख पाता था, ठीक है। तो ऐसा तुमको यदि दिव्य दृष्टि मिल जाए कि तुमको हर चीज उसके एटॉमिक लेवल पे दिखेगा, ठीक है, हर चीज उसका एटॉमिक लेवल पे दिखेगा। तो तुम जो आज कोई भी चीज को देख रहे हो, जैसे अपने नोटबुक को देख रहे हो, तो वो नोटबुक तुमको इस तरह स्क्वायर या रेक्टेंगल में दिख रहा, तो तुमको वो ऐसा स्फेयर टाइप में दिखेगा। इस तरह का स्फेयर बहुत सारा, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्फेयर, ठीक है। मिलियंस भी कम हो जाएगा, मतलब मिलियंस ऑफ मिलियंस, बहुत सारा मिलियंस में ऐसा तुमको एटम दिखेगा, छोटा छोटा, ठीक है। तो तुमको अभी एटम ऐसा दिख रहा है जिसको तुम नेकेड आई से नहीं देख पाते हो। एटम का जो साइज होता है वो 10⁻⁻⁹ या 10⁻⁻10 मीटर, इसके रेंज में रहता है। तो तुमको नेकेड आई से नहीं दिखता। बट इस एटम को जब देखा गया तो डाल्टन नाम के एक साइंटिस्ट आए, ठीक है, डाल्टन नाम के एक साइंटिस्ट आए, वो बताना शुरू किया तुमको सबसे पहले कि एटम कुछ होगा। मतलब कि मैटर को ले लो तुम, ठीक है, मैटर को लेके तोड़ना चालू करो। तोड़ते 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 तुम एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचोगे जहां पे अब उससे ज्यादा उसका फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा। तो जिस पॉइंट पे फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है, देन वी कैन कॉल दैट पॉइंट एटम। बात समझ में आ रही? यहां तक सबको समझ में आ गया? ठीक है। एटम बोल रहे हैं उसको कि वहां पे इससे ज्यादा Yes, तुम sir. नहीं तोड़ सकते उसको, ठीक। तो एटम का बात आ गया। और एटम को ऐसे भी देखे तो ए लगा हुआ है, टॉम लगा हुआ है इसमें, तो ए मतलब हो जाएगा तुम्हारा नॉन, नॉट, ठीक है। ऑलरेडी बता चुके हैं, जिसके आगे ए लगता है उसका मतलब नॉट होता है या अब्सेंस होता है, ठीक है, अब्सेंस होता है। जैसे तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो बायोटिक, बायोटिक मतलब क्या होता है और ए बायोटिक मतलब क्या होता है। तो ए बायोटिक मतलब कि जो बायोटिक नहीं है, और बायोटिक मतलब जो बायोटिक है। बात समझ में आ रही है? इसी तरह सेक्सुअल और ए सेक्सुअल में, सेक्सुअल मतलब जो सेक्सुअल है और ए सेक्सुअल मतलब जो सेक्सुअल नहीं है। ए मतलब होता है अब्सेंस। उसी तरह एटम और टर्म मतलब यदि डिवीजन तुम समझ लो तो जिसका डिवीजन फर्दर पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको एटम बोला जा रहा था, ठीक है। तो ये बात डाल्टन बताए थे, ठीक है, ये बात डाल्टन बताए थे। आवाज नहीं आ रहा है? सबको आवाज आ रहा है? हाँ सर, अभी कट रहा है क्या आवाज? आ रहा है। सर अभी आ रहा है, बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। अच्छा, बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग यस। मिल जाएगी, ठीक है। एक बार देखता हूँ। ओके, ठीक है। अनिमेश अभी आवाज आ रही है? हाँ ठीक है। हाँ, तो देखो, ये सेक्सुअल और एसेक्सुअल, एसेक्सुअल मतलब नॉट नॉट थोड़ा सा सेक्सुअल। अणु और परमाणु का बात अच्छा, बताएंगे।
ठीक है, वो वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब पे, देख लेना। अभी थोड़ा इधर जो बता रहे उसको देख। अणु परमाणु में कुछ नहीं बोले थे। अणु मतलब हुआ था मॉलिक्यूल, और परमाणु मतलब उससे भी छोटा, तो मॉलिक्यूल और एटम पे आ गया था। ठीक है, तो कोई भी चीज को तुम देख रहे हो, कोई भी चीज को देख रहे हो, तो यही हम बोल रहे थे, कोई भी चीज को तुम यदि एटॉमिक लेवल पर देखोगे तो तुमको ऐसा स्फीयर दिखेगा बहुत सारा। ठीक है, ऐसा बहुत सारा स्फीयर दिखेगा, और ये तुमको नेकेड आई से नहीं दिखता है, क्योंकि इसका साइज 10⁻⁹ से 10⁻10 के रेंज पे, ये सब के रेंज पे होता है, बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो वही चीज बता रहे थे कि यहाँ पे एटम बोला गया, इसको डाल्टन बोले थे एटम की। अब ये जब कोई मैटर को तुम लेके उसको डिवाइड कर रहे हो, बहुत ज्यादा डिवाइड कर दोगे, तो क्या होगा कि एक पॉइंट आएगा जब उससे ज्यादा डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, उससे ज्यादा डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा, तो उस पॉइंट पे हम बोलेंगे कि एटम बन गया, ये एटम है, इसका डिवीजन फर्दर पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो जब एटम का पता चल गया तो एटम एज ए होल न्यूट्रल था। ठीक है, एटम एज ए होल न्यूट्रल था। तो बाद में क्या हुआ, जब और टाइम पार होते गया, तो डाल्टन बोल के गए थे कि एटम का डिवीजन पॉसिबल नहीं है। फिर दूसरे दूसरे साइंटिस्ट लोग आए, तो क्या हुआ कि ये लोग डिस्कवरी किए और बोले एटम को सब एटॉमिक पार्टिकल में हम लोग बांट सकते हैं। ठीक है, एटम को सब एटॉमिक पार्टिकल में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या हुआ कि डिवीजन रिसर्च हुआ, तो रिसर्च करने के बाद सबसे पहले जैसे जे थॉमसन का आया था, मतलब रिसर्च जब हुआ ना तुम्हारा, तो उसमें पता चला कि एटम को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एटम को डिवाइड कर सकते हैं, किस में डिवाइड कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में डिवाइड होता है। ठीक है, एटम किस में डिवाइड हो रहा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में डिवाइड हो रहा है। ये तीन चीज पता चल गया। तो तीनों का डिस्कवरी अलग अलग टाइम पे हुआ था, इलेक्ट्रॉन का, फिर प्रोटॉन का, फिर न्यूट्रॉन का। तो ये सब हम बता चुके हैं तुम लोग को ऑलरेडी कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ था कैथोड रे से, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से डिस्कवरी हुआ था इलेक्ट्रॉन का। फिर एनोड रे से प्रोटॉन का डिस्कवरी हुआ था। ठीक है, एनोड रे से प्रोटॉन का डिस्कवरी तुम्हारा हुआ था। ठीक है, तो ई गोल्डस्टीन थे प्रोटॉन के लिए, मतलब गोल्डस्टीन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डिस्कवरी किया था प्रोटॉन का। और इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया था, बताओ, याद है कुछ? हेलो, बताओ, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया था? जे थॉमसन। देखो, ठीक है, तो जे थॉमसन ने किया था डिस्कवरी इसका। वेरी गुड, जे थॉमसन ने किया था। ठीक है, अब गोल्डस्टीन तुम्हारा इसका प्रोटॉन का डिस्कवरी किए थे। ठीक, जेम्स चैडविक तुम्हारा न्यूट्रॉन का डिस्कवरी कर दिए थे। तो इस जब पता चल गया कि एटम, पहले बोल रहा था ना कि एटम क्या है, एटम तुम्हारा डिवाइड नहीं होगा, एटम डिवाइड नहीं होगा, डाल्टन बोल रहे थे। लेकिन अब जब एटम डिवाइड हो गया तो सबके अंदर क्यूरियोसिटी आया, सब कोई क्यूरियस होने लगे कि कैसे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अरेंज्ड है। ठीक है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किस प्रकार से अरेंज्ड है, ये चीज जानने का सबके अंदर क्यूरियोसिटी आया। तो साइंटिस्ट लोग का काम ही रहता है, वो लोग अपना काम चालू कर दिए, रिसर्च करने लग गए कि कैसे अरेंज है। ठीक, तो उसके लिए सबसे पहले अपना एटॉमिक मॉडल थॉमसन लेके आए। ठीक है, जे थॉमसन लेके आए, जो अपना एटॉमिक मॉडल, कौन सा एटॉमिक मॉडल दिए थे, उनका एटॉमिक मॉडल कैसा था, क्रिसमस केक वाला जो एग्जांपल था वो दिए थे, प्लम पुडिंग। और ठीक है, प्लम पुडिंग का एग्जांपल दिए थे कि सपोज ये प्लम पुडिंग है या फिर ये वाटरमेलन है, तो वाटरमेलन में जो रेड पल्प होता है, जो रेड पल्प होता है वाटरमेलन में, उसको हम लोग बोलेंगे कि ये पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, वाटरमेलन का जो रेड पल्प है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। जैसे सपोज ये वाटरमेलन है तुम्हारा, तो इसका रेड जो पल्प होगा वो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। और इसमें जो ब्लैक ब्लैक सीड तुमको दिख रहा, ठीक है, जो ब्लैक सीड तुमको यहाँ पे दिख रहा है वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। ये कौन बोल रहा है, जे थॉमसन बोल रहे थे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, Yes, sir. ये देखो, जैसे ये ब्लैक सीड सब दिख रहा, तो वो बोले कि ये सब जो ब्लैक सीड दिख रहा है ना तुमको, ये सब ब्लैक सीड क्या है, ये सब इलेक्ट्रॉन है। और जो रेड पल्प तुमको दिख रहा था, वो रेड पल्प क्या था, वो रेड पल्प था तुम्हारा पॉजिटिवली चार्ज। और ये सब जो ब्लैक सीड है वो इलेक्ट्रॉन के जैसा है, और सीड क्या है, ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, ऊपर है और इम्बेडेड है, मतलब जो रेड पल्प है उसमें सीड इम्बेडेड है। और बोल क्या रहा है कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ना तुम्हारा, सीड का जो मैग्नीट्यूड होगा
मतलब मान लो 10 सीड मिलके जितना नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करेगा, इतना सीड जितना यहाँ पे बना हुआ है उतना सीड मिलके जितना नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करेगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा, जितना ये पल्प मिलके पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो मान लो पल्प प्लस पॉजिटिव खोज कर रहा, प्लस पॉजिटिव बना रहा है और इलेक्ट्रॉन माइनस नेगेटिव बनाएगा। ठीक है, इसलिए एटम एज ए होल क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ये बात बोल रहे थे कौन, जे थॉमसन अपने एटॉमिक मॉडल में बोल रहे थे। ठीक है, जे थॉमसन अपने एटॉमिक मॉडल पे बोले ये बात। इसके बाद क्या हुआ कि रदरफोर्ड आए, इनसे भी कुछ क्वेश्चन पूछा गया तो ये सेटिस्फाई नहीं कर पाया उसको। इसके बाद फिर एक साइंटिस्ट आया जिनका नाम था रदरफोर्ड। ठीक है, क्या नाम था, रदरफोर्ड नाम था। तो रदरफोर्ड फिर क्या बोले कि एक एक्सपेरिमेंट किए। क्या एक्सपेरिमेंट किए, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किए। तो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड क्या किए थे ना, गोल्ड को सेलेक्ट किए थे। पूछा जाएगा क्वेश्चन कि व्हाई ही हैज सेलेक्टेड गोल्ड, तो क्योंकि ही वाज इन सर्च ऑफ हाईली मेलेबल मेटल। मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी ये सब तुम लोग पढ़े हो। हाईली मेलेबल कौन होता है, जिसको थीन सीट में बना सकते हैं। मिठाई के ऊपर सोना का परत रहता है या फिर अल्युमिनियम का परत रहता है, सिल्वर का लेयर रहता है। ठीक है, तो उसी तरह से गोल्ड उनको मिला कि गोल्ड इज वन ऑफ द हाईली मेलेबल मेटल। तो गोल्ड को सेलेक्ट कर लिए, उसका सबसे थीन सीट उठाए। ठीक है, गोल्ड का सबसे थीन सीट उठाए और वो क्या किए कि उस थीन सीट को अरेंज कर दिए। ठीक है, कुछ ऐसा तुम्हारा सीन में मान लो ये थीन सीट है, इसके पीछे उन्होंने जिंक सल्फाइड का एक लेयर लगा दिया, मतलब पीछे एक स्क्रीन लगा दिया जिंक सल्फाइड का। ठीक है, जिंक सल्फाइड का क्या किया, एक स्क्रीन लगा दिया इसके पीछे। इस तरीके से जिंक सल्फाइड का एक स्क्रीन लगा दिया इसके पीछे। ठीक, ये जो ब्लैक वाला तुमको दिख रहा है ये गोल्ड का है और इसके पीछे क्या किया इन्होंने, जिंक सल्फाइड का तुम्हारा स्क्रीन लगा दिया। ठीक है, इसके ये स्क्रीन जो दिख रहा है ये किसका है, जिंक सल्फाइड का बना हुआ। तो जिंक सल्फाइड में क्या होता है कि जब अल्फा पार्टिकल उन्होंने लिया था, तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ क्या होता है, हीलियम होता है। हीलियम का न्यूक्लियस होता है, अल्फा पार्टिकल उसको बोलते हैं। मतलब हीलियम जैसा जो एलिमेंट है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन, ठीक है, और 2 न्यूट्रॉन होगा। तो इसका क्या करते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देते हैं, तो बचता क्या है, सिर्फ प्रोटॉन बचता पॉजिटिव चार्ज, तो उसका नाम हो जाता है इस केस में अल्फा पार्टिकल। ठीक, तो वो लिए अल्फा पार्टिकल और इस अल्फा पार्टिकल को इसके ऊपर स्कैटरिंग करना चालू कर दिया, इसके ऊपर बॉम्बार्ड करने लगे। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल से बॉम्बार्ड किए, उसके बाद उनको जो ऑब्जर्वेशन मिला, उस ऑब्जर्वेशन से वो क्या बताए कि उनको बहुत कुछ पता चल गया कि क्या है पूरा। तो वो बोले मैक्सिमम जो होता है, मैक्सिमम एटम होता है वो क्या होता है, वैकेंट होता है। ठीक है, मैक्सिमम एटम क्या होता है, वैकेंट है, खाली है। क्यों खाली है, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल हम यहाँ से फायर कर रहे हैं ना वो डायरेक्टली स्क्रीन पे जा रहा है, बीच का एरिया जो भी है खाली आ रहा है। ठीक, इस तरीके से ऐसे पार हो जाए। तो वो बोले मैक्सिमम जो एटम का पोर्शन है वो खाली होता है। फिर बोले कि एटम के सेंटर में कुछ सॉलिड मास है, सेंटर में कुछ सॉलिड मास है। ठीक है, सॉलिड मास है, तो जिसके कारण ये कैसे बोल पाए कि बीच में सेंटर में कुछ सॉलिड मास है, तो वो बोले क्योंकि कुछ पार्टिकल ऐसा था जो यहाँ से डिफ्लेक्ट कर जा रहा था। ठीक है, कुछ स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट कर रहा था। तो इसका मतलब उनको पता चला कि अच्छा यहाँ पे कुछ सॉलिड है तभी तो ये डिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, नहीं तो क्या होगा कि यदि यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये भी सीधा पार हो जाएगा, लेकिन ये डिफ्लेक्ट कर रहा। तो वो बोले कि बीच में कुछ पॉजिटिव है और पॉजिटिव है बीच में कुछ, और वो चीजों को डिफ्लेक्ट कर दे रहा। तो क्यों बोले कि पॉजिटिव ही है, ये क्यों नहीं बोले कि बीच में नेगेटिव है। वो इसलिए बोले बीच में पॉजिटिव है क्योंकि यदि नेगेटिव होता तो हम तो ऑलरेडी बाहर से पॉजिटिव चीज ही भेज रहे हैं, और यहाँ पे पॉजिटिव है तब ना ये इसको रिपेल कर दे रहा बाहर। यदि मान लो यहाँ पे नेगेटिव होता तो ये तो इसको अट्रैक्ट कर लेता। ठीक है, इसलिए वो बोल दिए यहाँ पे पॉजिटिव है। ठीक, और उसके बाद फिर ये भी बोले कि ये जो मास है ना, पूरा एटम का जो मास है वो सिर्फ सेंटर में फोकस्ड है। पूरा एटम का जो मास है वो सेंटर में फोकस्ड है। क्यों, क्योंकि कुछ 12,000 या फिर 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल पूरी रिपेल हो जा रहा था, पूरा 100% 180 डिग्री पे रिबाउंड हो जा रहा था। ठीक है, जैसे इसको स्ट्रेट भेजे थे लेकिन वो सेम वापस आ जा रहा था उसी लाइन पे, 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल। तो बोले क्यों, क्योंकि बोले बीच में कुछ ऐसा है जो पॉजिटिव चार्ज है और स्ट्रांग है,
ठीक है, और पूरा एटम का मास वहीं पे कंसंट्रेटेड है, पूरा एटम का मास वहीं पे कंसंट्रेटेड है तुम्हारा। क्यों कंसंट्रेटेड है, ऐसा क्यों बोले, क्योंकि बोले मान लो वहां पे पूरा एटम का मास कंसंट्रेटेड नहीं रहता ना, पूरा एटम का मास वहां पे कंसंट्रेटेड नहीं रहता, तो क्या होता कि यहां से तुम अल्फा पार्टिकल फेंके, ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, एटम बहुत कम वेट है यहाँ पे, तो ये अल्फा पार्टिकल इसको ढकेल के पीछे कर देता, लेकिन यहाँ पे पूरा एटम का मास कंसंट्रेटेड है यहाँ पे, ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ कि ये इसको फेंके यहाँ पे और इसी से टकरा के ये वापस लौट गया, ठीक है, क्योंकि वो गोल्ड लिए थे, तो गोल्ड का ऑफकोर्स एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो ये थोड़ा हैवी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन उतना भी हैवी नहीं होगा कि तुम उसको फील कर पाओ, बट इसके अल्फा पार्टिकल के कंपैरिजन में, इसलिए वो ये चीज बोल पाए। और जब ये एक्सपेरिमेंट किए थे तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि बोले ये जो चीज मैं देखा कि यहाँ से ऐसे यहाँ स्ट्राइक कर रहा है, बट ये पूरा 180 डिग्री पे रिबाउंड हो जा रहा है, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि ये वैसा ही है कि तुम एक टिश्यू पेपर को, टिश्यू पेपर जो शादी वादी में यूज होता है, ठीक है, वो पेपर को तुम क्या करो, एक तोप के गोले से फायर करो, ठीक है, तोप के गोले से टिश्यू पेपर को फायर करो और ऐसा हो कि ये तोप का गोला तुम्हारे ऊपर ही रिटर्न आ जाए, इससे रिबाउंड होके, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, वो एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा हुआ और वो बहुत ज्यादा अमेज्ड थे इस चीज से, तो वो अपना कंक्लूजन दिए और एक लमसम आइडिया दे दिए कि एटम किस तरीके का होगा, तो एटम का उन्होंने एक लमसम आइडिया दे दिया कि बीच में न्यूक्लियस होगा, ठीक है, जहाँ पे एटम का पूरा मास फोकस्ड है, और उसके बाद फिर वो बताए कि क्या होगा, सेल होगा, ठीक है, इसके चारों तरफ सेल होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूमेगा, ठीक है, वो ये बात बता दिए कि बीच में इसका मास होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा बीच में, एटम के बीच में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, प्रोटॉन होगा, और जो इलेक्ट्रॉन सब होगा तुम्हारा वो क्या करेगा, घूमेगा बीच में, तो मतलब ये जब सेल बना ऑर्बिट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूमेगा, ठीक है, इतना रदरफोर्ड बोले और चल गए। उसके बाद फिर इनसे क्वेश्चन पूछा गया कि चलिए आप बहुत अच्छा बताए कि बीच में प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, तो अब आप ये बताइए कि इलेक्ट्रॉन तो चार्ज पार्टिकल है और इतना सबको पता है कि बीच में एक चार्ज पार्टिकल है और दूसरा चार्ज पार्टिकल उसको सर्कुलेट करता है, तो एनर्जी रेडिएट करता है, एनर्जी बाहर निकालेगा, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन भी चार्ज है, ये प्रोटॉन भी चार्ज है, चार्ज पार्टिकल है, क्योंकि सबको पता है ना कि प्रोटॉन के पास कितना चार्ज होता है, +1 का चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन के पास -1 का चार्ज होता है, सो बोथ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर चार्ज पार्टिकल। एंड ये लॉ था कि मतलब ये देखा गया था कि जब एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल को सरकमवैलेट करता है, उसके चारों तरफ घूमता है, तो क्या होता है, एनर्जी लॉस होता है, एनर्जी बाहर निकलता है, ठीक है, तो बोला कि ये इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी होगा ये इसके चारों तरफ घूमेगा, और ये क्या होगा, एक टाइम के बाद ये इलेक्ट्रॉन अपना सारा एनर्जी लॉस कर देगा और फिर वापस न्यूक्लियस पे गिर जाएगा, और ऐसा क्या होगा, एटम कोलैप्स हो जाएगा। बट हम लोग के सराउंडिंग में ऐसा तो होता नहीं है, एटम का कोलैप्स करना मतलब बड़ा बड़ा बिल्डिंग तुरंत गिर जाएगा, ब्लैक बोर्ड तुरंत बर्बाद हो जाएगा, कुछ चीज बनेगा ही नहीं, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड एवरीथिंग विल बी डिवास्टेटेड, मतलब थैनोस के जैसा हो जाएगा, वो चुटकी बजाया और सब खत्म, ऐसा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ऐसा होता है क्या, नहीं, तो ये बोला कि ठीक है, तो आपका थ्योरी गलत हो गया। उसके बाद फिर एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने पूरा एटम का कंसेप्ट चेंज कर दिया, जिनका नाम था क्या, नील बोर। हेलो, तुम लोग हो यहाँ पे, समझ में आ रही बात? Yes, sir. हाँ, Yes, नील sir. बोर, हाँ ठीक है, हाँ नील बोर, ठीक है, तो नील बोर क्या थे, नील बोर भी अपना एटॉमिक मॉडल लाए, तो इन्होंने क्या किया कि ज्यादा इन्होंने बहुत अच्छे से रदरफोर्ड के मॉडल को स्टडी किया, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से स्टडी किया, उन्होंने उनके सारे ड्रॉबैक को देखा कि ये मॉडल फेल क्यों हुआ, तो उनसे सीधा यही क्वेश्चन का मतलब आंसर खोजा कि इलेक्ट्रॉन का जो बात बोले कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, एनर्जी लॉस करेगा, वो गिर जाएगा, तो ये बोल दिए नील बोर आके बोले कि ये ठीक बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमेगा, ठीक, और एनर्जी भी लॉस करेगा, लेकिन हम बोल रहे हैं कि कुछ ऐसा तुम्हारा सेल होगा, कुछ इस तरह का ऑर्बिट होगा, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, कुछ ऐसा ऑर्बिट होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्क्रीट ऑर्बिट बोलेंगे, ठीक है, डिस्क्रीट ऑर्बिट बोलेंगे, डिस्क्रीट ऑर्बिट। तो यदि इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा ना, इस वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन यदि घूमेगा,
तो इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी को लॉस नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? ये नील बोर बोले। तो पूरा झंझट खत्म हो गया। क्या झंझट खत्म हो गया? वो बोले कि डिस्क्रीट ऑर्बिट करके कुछ चीज होगा, ठीक है, और उसका वो वैल्यू भी बता दिए कि यदि NH/2 वैल्यू होगा, NH/2 का मल्टीपल में यदि ऑर्बिट होगा, ऐसे तो ऑर्बिट का नंबर इन्फिनिटी हो सकता है ना, ऑर्बिट हम बना रहे हैं, ठीक है, तो इस यहाँ पे कितना भी ऑर्बिट बन सकता है, इन्फिनिटी ऑर्बिट बन सकता है, ठीक, इन्फिनिटी ऑर्बिट बन सकता है यहाँ पे। लेकिन और इलेक्ट्रॉन सब ऑर्बिट में घूमेगा तो एनर्जी लॉस होगा, लेकिन जो इसके मल्टीपल में आएगा NH/2, ठीक है, NH/2 मतलब n=1 हो सकता है, 2 हो सकता है, नेचुरल नंबर होगा, ठीक है, 3 4 5 6 कुछ भी होगा n=, और ये H होता है प्लैंक कांस्टेंट। H क्या होता है? प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट होता है H, ठीक है, और 2 तो पता है, 2 मतलब 2 × 3.14। तो ये वैल्यू का जो कांस्टेंट आएगा, प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू भी होता है 6.625, ठीक है, 6.625 × 10⁻34 जूल सेकेंड। तो ये इसको मल्टीप्लाई कर लिया और बोले इतने के वैल्यू में जो भी आएगा ना, उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी लॉस नहीं करेगा। तो सब कोई बात मान लिया, ठीक। और प्लैंक बहुत ज्यादा और भी बहुत सारे चीज बताए उस समय तक। फिर तुम्हारा प्रोटॉन का मतलब न्यूट्रॉन का भी डिस्कवरी होने ही वाला था, ठीक है, न्यूट्रॉन का भी डिस्कवरी समझ लो हो गया था। तो ये चीज पता चल गई थी कि सेंटर जो होगा यहाँ पे तुम्हारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ रहेगा, किसी भी एटम का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ रहेगा, ठीक है। और एटम का जो मास होगा ना, एटम का जो मास होगा वो किसके कारण आएगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करने के कारण आएगा। और इलेक्ट्रॉन क्या होगा? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में घूमता रहेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बाहर वाले सेल में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? घूमता रहेगा, ठीक। उसके बाद फिर इवन ये भी पता किया गया था कि कौन से सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है, कौन से सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा ये भी बताया गया था। वो कैसे बताया? तो उसके लिए एक फॉर्मूला दे दिया गया था, ठीक है, उसके लिए एक फॉर्मूला दे दिया गया था। क्या फॉर्मूला दिया था? 2n² का, ठीक है, उसके लिए एक फॉर्मूला दिए थे कि 2n²। 2n² मतलब कि n बता रहा है नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट कौन से नंबर ऑर्बिट पे, n=1 पे है, या n=2 पे है, ठीक है, या n=3 पे है। तो ये सब जो ऑर्बिट है ना, इसका नाम n=1 हो गया फर्स्ट वाले का, इसका नाम हो गया n=2, एंड ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा तो n=3 n=4 ये आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो इसी को बोले कि 2 × 1 का स्क्वायर करेंगे तो आ गया 2। तो इनर मोस्ट वाले में तुम 2 इलेक्ट्रॉन बना सकते हो, ठीक है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं रह पाएगा। फिर 2 × 2 का स्क्वायर कर दिए तो हो गया 4, ठीक है। तो इसके बाद बोल दिए कि 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 × ये 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोले सेकेंड वाले ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं, कम तो रह सकते हैं बट 8 से ज्यादा नहीं रह सकते। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से बोले 2 × 3 का स्क्वायर मतलब थर्ड ऑर्बिट में कितना रह सकते हैं? तो 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज पता चल गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है सबको? हेलो? हाँ यस सर। ठीक है, तो हम लोग को हाँ पता चल गया कौन हाँ से, आ रहा है समझ। हाँ ठीक है, तो कौन से सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा ये हम लोग को कंफर्म हो गया, ठीक है। कौन से सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा कैसे निकाल रहे हैं? 2n² के फॉर्मूला से हम लोग निकाल दे रहे हैं, ये हम लोग को पता चल गया, ठीक है। अब इसके बाद जो नील बोर थे ना, वो बोले कि हर सेल का फिक्स ऑर्बिट भी होगा, मतलब रेडियस होगा, हर सेल का फिक्स रेडियस होगा, हर सेल का फिक्स एनर्जी होगा, ठीक है। क्या बोले कि मान लो कोई एटम है तुम्हारा, ठीक है, कोई एक एटम है, मान लो यही एक एटम है, अभी हम जो ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक, ये एक एटम बना रहे हैं, ये इसका सेल हो गया। पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर में यही तुमको पढ़ना है, केमिस्ट्री में यही तुमको पढ़ना है, ठीक है। तो देखो ये जैसे एक एटम हो गया, अब ये इसका सेल सब हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, ये हम सेल इसका ड्रॉ कर रहे हैं, ये एक और सेल इसका ड्रॉ करते हैं।
ठीक है, देखो ये एक एटम हम बना रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या बोले ना, नील बोर बोले कि हर जो ऑर्बिट तुम देख रहे हो, एक ऑर्बिट n=1, ये सबको हम लोग सेल भी बोलते थे। जैसे ये मान लो n=1 हो गया तुम्हारा, n=1, ये n=2 हो गया, और ये n=3 हो गया, एंड सो ऑन, ये 100 इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है, n=∞ तक जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला कि हर में तुम नंबर भी निकाल सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n² करके। तो फर्स्ट वाले सेल में तुम्हारा कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन आया 2n² में। यदि n का वैल्यू तुम 1 पुट करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पे तुम 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए, ठीक। फिर सेकंड वाले में कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, तो यहाँ पे तुम 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन को तुम फिल कर दोगे, देखो 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, 7 और 8, ठीक। और फिर इसके बाद बोला गया कि तुम नेक्स्ट में 18 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रख सकते हो। तो इसमें तुम मान लो इलेक्ट्रॉन्स ऐड करो, ठीक है। इस तरीके से तुम इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर सकते हो, मैक्सिमम 18 तक जा सकते हो n=3 में। तो ऐसा तुम कुछ मान लो, एक एटम आ गया तुम्हारे पास, ये पता चल गया। अब नील बोर बोले ना कि हर सेल का अपना फिक्स एनर्जी होगा, ठीक। हर सेल का क्या होगा, अपना फिक्स एनर्जी होगा। मतलब ये जो n=1 तुम देख रहे हो, इसका कुछ फिक्स्ड एनर्जी होगा, से इसको E1 बोल देते हैं, ठीक। इसको हम E1 बोल दिए। इसका एनर्जी होगा, इसको हम E2 बोलेंगे, और इसका एनर्जी होगा, इसको E3 बोलेंगे। सिमिलरली ये जो सेल है तुम्हारा, इसका R1 रेडियस होगा, R2 रेडियस होगा, इसका R3 रेडियस होगा। रेडियस मतलब समझते ही हो, सेंटर से जो इसका डिस्टेंस है, इसको बोल सकते हैं, ठीक है। फिर इसी तरीके से तुम ये वाला डिस्टेंस तुम्हारा डिफरेंट होगा, ठीक। इसी तरीके से तुम्हारा ये वाला डिस्टेंस भी जो है, ये डिस्टेंस भी जो होगा, ये वाला, ये भी डिफरेंट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से वो बताए। और जो नील बोर थे ना, उन्होंने सबका तुमको रिलेशन दे दिया कि आर का क्या रिलेशन होता है, वो सब हम लोग पढ़ेंगे आगे के क्लास में। आर का क्या रिलेशन होता है, ठीक है, एनर्जी का क्या रिलेशन होता है। बट अभी के लिए तुम ये बात जान लो कि ये जो इसका इलेक्ट्रॉन, मतलब जो इनर मोस्ट सेल है, अंदर वाला सेल है, ठीक है, उसका एनर्जी सबसे मिनिमम होगा, ठीक है। जो इनर मोस्ट सेल है, इसका एनर्जी सबसे मिनिमम होगा, और जो सबसे इन्फिनिटी में जो सेल है ना, उसका एनर्जी मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम एनर्जी कितना होगा, E=0, ठीक है, E=0। इसका यदि एनालॉजी समझने के लिए बोले थे कि जो बच्चा माँ बाप के प्रेजेंस में रहता है, मान लो ये न्यूक्लियस इसका माँ बाप है, इसके प्रेजेंस में रह रहा है, तो ये बच्चा क्या होगा, इसको कम पॉकेट मनी मिलेगा, ठीक है। कम पॉकेट मनी मिलेगा मतलब इसका, क्योंकि सारा एक्सपेंडिचर इसका माँ बाप उठा रहे हैं, तो ये बच्चा को अपने प्रेजेंस में रखेंगे, ठीक है, अपने गाइडेंस में रखेंगे। लेकिन जो बच्चा बहुत दूर चला गया है, ठीक है, तो इसको माँ बाप से इसको कुछ इतना लेना देना नहीं है, तो इसका एनर्जी सबसे हाई, मतलब सबसे हाई, मतलब E=0 हो जाएगा। ये न्यूक्लियस से इवन अटैच भी नहीं रहेगा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उसको इससे कुछ खबर नहीं रहेगा। लेकिन इनर मोस्ट जो है, इसीलिए इनर मोस्ट सेल का तुम्हारा इलेक्ट्रॉन भी लॉस नहीं होगा, क्योंकि ये न्यूक्लियस के पास है, और आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन तुरंत लॉस हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। जैसे सोडियम तुम लोग देखे ही थे, Na+ तुरंत बन जाता है आउटर मोस्ट का एक इलेक्ट्रॉन को बाहर भेज के। बात समझ में आ रही है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, चलो यहां तक बात समझ में आ गई सबको। एनर्जी का थोड़ा सा E=0 वाला रिपीट करें। हाँ, देखो ये E=0 कैसे हो रहा है ना, कि यहाँ पे नंबर ऑफ n जो बता रहे हैं, देखो 1/n क्या पढ़े हो, 1/n, 1/∞ क्या होता है, 0 होता है। तो ये जो एनर्जी का तुम्हारा रिलेशन दिए ना, एनर्जी का जो रिलेशन दिए थे, Yes, sir. हाँ, उसमें तुम्हारा n मतलब नीचे आ रहा था, ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा था, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे जैसे तुम दूर जाओगे, एनर्जी तुम्हारा क्या होगा, मतलब n का वैल्यू बढ़ता है, तो वो इन्फिनिटी हो जाता है E का वैल्यू। इस तरह से कुछ है, हम वो तुमको बताते हैं बाद में। मतलब बोला जा रहा है सिंपल कि तुम जितना दूर जाओगे ना न्यूक्लियस से तुम जितना दूर जाओगे, तुम्हारा एनर्जी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। क्योंकि इनर मोस्ट जो सेल था उसका आता है माइनस, कितना आया था, -1.36, इस तरीके से कुछ एनर्जी आई थी, ठीक है, नेगेटिव में होता है।
तो नेगेटिव में जितना भी नंबर रहेगा तुम्हारा और जीरो, तो जीरो हमेशा बड़ा होगा नेगेटिव के किसी भी नंबर से, ठीक है। तो इनर मोस्ट सेल का तुम्हारा नेगेटिव में वैल्यू होता है और जो इन्फिनिटी पे सेल है उसका जीरो होता है एनर्जी। तो जीरो एनर्जी मतलब उसका कुछ अटैचमेंट नहीं है न्यूक्लियस से, वो फ्री अपना घूम सकता है। बात समझ में आ रही है? यही बोले E=0 के बारे में। हाँ हाँ ठीक है, तो ये इतना बात बोल दिए। चलो अब देखो, अब क्या हुआ ना कि एटम के बारे में चलो पता चल गया सब। तो जो नील बोर दे रहे थे उसको हम लोग क्वांटम बोलते थे, ठीक है, क्वांटम थ्योरी करके वो दे रहे थे। क्वांटम मतलब जनरली होता है कि मतलब पैक्ट में, ये फ्रैक्शन में कुछ नहीं होगा। जैसे वो पहले ही बोल दिया कि NH/2 के फॉर्म में जो भी इलेक्ट्रॉन घूमेगा, ठीक है, NH/2 होना चाहिए इसका वैल्यू, एनर्जी का वैल्यू, तो उसमें ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। मतलब मतलब H/2 में होगा, या फिर 2H/2 में होगा, या फिर 3H/3 में होगा, फ्रैक्शन में नहीं रह सकता है, ठीक है। वो ये सब बता देते, तो इसी को बोलते हैं क्वांटाइज्ड, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक बात तुम लोग पहले भी पढ़े होगे, 9th क्लास में भी पढ़े हो, अभी इतना दिन से ये भी पढ़ाई हो रहा था 9th क्लास का ये सब चीज। तो अभी जो मीटिंग फिर से स्टार्ट होगा ना, उसको उसमें बताते हैं कि क्या अभी हम लोग देखेंगे। तो एक एटम का यहाँ पे ड्राइंग बनाते हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, सबको पता है। अब हम लोग इसका सेल बना रहे हैं, ठीक है। ये इसका सेल हो गया, ठीक है, ये इसका सेल हो गया। चलो, इसका दूसरा सेल, ठीक, फिर इसका तीसरा सेल, ठीक है। इस तरह से एटम बन गया। अब हम लोग को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता है, कौन से सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा ये हम लोग को पता है, ठीक। तो 2n² के फॉर्मूला से यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन, और इसके बाद 18 इलेक्ट्रॉन, फिर 32 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से होता है, ठीक। तो ये हम लोग को इतना पता चल गया। और एटम के बीच में क्या रहता है तुम्हारा, एटम के बीच में तुम्हारा प्रोटॉन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ से घूमते रहता है। तो इसलिए एटम क्या है, न्यूट्रल है, बीच में प्रोटॉन है और न्यूट्रल है, न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो ऐसा अरेंजमेंट देखने के लिए तुमको मिलता है, ठीक। तो अब जो बात चल रही थी ना, तो अब बोला कि इलेक्ट्रॉन रहता कहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मिलेगा तुमको, ठीक है। तो कोई एटम है, एटम में प्रोटॉन का तो फिक्स है, न्यूट्रॉन का भी फिक्स है, कहाँ है, तो न्यूक्लियस के अंदर। जो भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फिक्स है, ठीक। तो अब बोला इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा, तो बोलता है इलेक्ट्रॉन मिलेगा ऑर्बिट में, ठीक। ऑर्बिट बोल दो या सेल बोल दो या एनर्जी लेवल बोल दो, ठीक है। तीनों बात क्या होता है, सेम होता है, एनर्जी लेवल, सेल और ऑर्बिट, तीनों चीज सेम होता है, ठीक। तो बोला इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा, ऑर्बिट में मिलेगा। तो बोला ऑर्बिट तो इतना बड़ा है, तो ऑर्बिट, इतने बड़ा ऑर्बिट में कहाँ, तो जैसे कि मान लो तुम हमको खोजने आओगे, पूछोगे हम कहाँ रहते हैं, बोले बोकारो, तो तुम बोकारो स्टेशन में उतर के क्या तुम एक एक पूरा घर जितना है बोकारो में सबके पास जाओगे कि पूरा बोकारो को तुम छान मारोगे, ताकि डायरेक्टली पूछोगे कि और प्रिसाइज बताइए कि और प्रिसाइज कहाँ रहता है इलेक्ट्रॉन, तो तुम क्या बोलोगे कि सबसेल में रहता है, ठीक है, सबसेल में रहता है इलेक्ट्रॉन। तब पता चला कि सेल के बाद और क्या होता है, सबसेल होता है, सबसेल के बाद क्या होता है, तो पता चला ऑर्बिटल होता है, ठीक है। क्या होता है, ऑर्बिटल होता है। बात समझ में आ रही है? पहले सबसे पहले पूछा इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, तो बोला ऑर्बिट में रहता है। तो बोला ऑर्बिट तो बहुत बड़ा है, हम नहीं खोज पाएंगे इसमें, तो और प्रिसाइज बताइए, तो बोला सबसेल में होगा, ठीक है, सबसेल में होगा। तो बोला अच्छा सबसेल, उसके बाद तो बोला सबसेल से आप ऑर्बिटल में जाइए, तो आपको ऑर्बिटल में मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो बोला अच्छा इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा ऑर्बिटल में। तो पूछा ऑर्बिटल क्या होता है, पूछा ऑर्बिटल क्या होता है। जैसे ऑर्बिट, ये तो पूरा सर्कुलर जो पाथ बता रहे थे, इमेजिनरी लाइन था न्यूक्लियस के चारों तरफ जहां इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो उसी तरह हमको बताइए ऑर्बिटल क्या है। तो बोला ऑर्बिटल कुछ नहीं है, ऑर्बिटल कि जहां पे द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो जहां पे सबसे ज्यादा चांस है कि इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, ठीक,
तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, ऑर्बिटल बोल देंगे। बात समझ में आ रही है? ऑर्बिटल मतलब क्या होगा कि जहां पे तुमको इलेक्ट्रॉन सबसे आसानी से, सबसे ज्यादा चांस है, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन वहां पे मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग ऑर्बिटल बोलेंगे। यहां तक बात समझ में आई? Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है जो Yes, बोल sir. रहे हैं? ठीक है, तो अब मीटिंग को हाँ 5 मिनट के बाद ज्वाइन करना या 10 मिनट के बाद ज्वाइन करना, ठीक है? ठीक है, सबको अभी लेफ्ट कर दो और 5 मिनट के बाद ज्वाइन करो इसको। मतलब ये मीटिंग अब खत्म होगा, वैसे भी लेस देन 1 मिनट बचा है।